स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड मून एक होटल का कमरे का दरवाजा खटखटा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा मून का होने वाला हस्बैंड खोलता है। यहाँ पे मून उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे मारते हुए एक रूम के अंदर जाती है और बेडरूम के अंदर मून देखती है कि एक लड़की बिना कपड़ों के बेड के ऊपर बैठी हुई है। जो चीज देखते हुए यहाँ पे मून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपने होने वाले हस्बैंड के ऊपर और मून अपने होने वाले हस्बैंड के साथ यहाँ पे ब्रेकअप भी कर लेती है। इसके बाद दूसरे दिन मून अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हुए अपना डिलीवरी वाला काम करने जा रही होती है, मगर तभी अचानक से मून के इलेक्ट्रिक स्कूटी के सामने एक आदमी अचानक से बेहोश हो जाता है। मून ये चीज देख के तुरंत अपने गाड़ी को रोकती है और उस आदमी की हेल्प करने जाती है और वो लोगों को बोल रही होती है कि प्लीज एम्बुलेंस को फोन करो, इस आदमी को तुरंत ही मेडिकल नीड है। मगर लोग तो यहाँ पे इन दोनों को घेर के देख रहे होते हैं, मगर कोई भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर रहा होता है और दूर से यही चीज देख रहा होता है हमारे इस स्टोरी का मेन लीड चैंगली। यहाँ पे चैंगली का दोस्त टाइगर बोल रहा होता है कि बॉस क्या मैं जाके उस लड़की की हेल्प करूं, मगर यहाँ पे चैंगली बोलता है नहीं, देखते हैं कि पब्लिक उस आदमी की हेल्प करती है या फिर नहीं। एक लड़का ये चीज देखते हुए एम्बुलेंस को फोन कर ही रहा होता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकते हुए बोलती है क्यों बेवजह मुसीबत अपने सर ले रहे हो, शायद इस लड़की ने इस आदमी को अपने गाड़ी से ठोका है और अब ये लड़की यहाँ पे नाटक कर रही है। यहाँ पे मून बोलती है कि मैंने इस आदमी को नहीं मारा है, बल्कि मैं तो इस आदमी की हेल्प कर रही हूँ। मगर यहाँ पे मून की इस बात को कोई भी यहाँ पे यकीन नहीं करता, बल्कि हर कोई यहाँ पे मून के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि मून ने इस आदमी को ठोका है और यहाँ पे हर कोई मून के ऊपर इल्जाम लगाते हुए मून का ही वीडियो लेने लग रहे थे। ये चीज देख चैनली यहाँ पे मून की हेल्प करने आता है और उन सारे बदमाश लोगों को यहाँ से भगा देता है। इस चीज की वजह से मून यहाँ पे चैनली को शुक्रिया बोलते हुए बोलती है प्लीज एम्बुलेंस को फोन कर दो, इस आदमी को एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, नहीं तो अभी तक मैं एम्बुलेंस को फोन कर ही देती। चैनली यहाँ पे बोलता है कि मैंने पहले एम्बुलेंस को फोन कर दिया था और एम्बुलेंस आती ही होगी और कुछ देर बाद एम्बुलेंस आके उस आदमी को यहाँ से ले जाती है। मून यहाँ पे चैनली का शुक्रिया करती है, मगर चैनली यहाँ पे मून का हाथ पकड़ते हुए बोलता है दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी खुद की हेल्प करना सीखो पहले। यहाँ पे चैनली के दोनों दोस्त बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि बॉस ने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। यहाँ पे पहला दोस्त बोलता है शायद बॉस को ये लड़की पसंद आ गई है और हमें शायद इस लड़की को अभी के टाइम से सिस्टर इन लॉ भी बोलना चाहिए। जो चीज सुन के चैनली दोनों को मुंह बंद रखने को बोलता है। यहाँ पे मून अपना हाथ खींचते हुए बोलते हैं मुझे डिलीवरी करने जाना है और ये चीज बोलते हुए वो यहाँ से जाने लगती है, मगर स्कूटी चालू करते टाइम मून का स्कूटी चालू ही नहीं हो रहा था। ये चीज देख के चैनली मून का डिलीवरी बॉक्स लेके मून को बोलता है तुम्हारा स्कूटी काम नहीं कर रहा है, मेरे बाइक में चलो, मैं तुम्हारे डिलीवरी लोकेशन तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। मून यहाँ पे चैनली की बात मानना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके दोस्तों की हालत देख डरते हुए वो मान जाती है यहाँ पे, क्योंकि मून को यहाँ पे लग रहा था कि चैनली एक बड़े माफिया का लीडर है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डिलीवरी लोकेशन में पहुंचते हैं, जहाँ पे पहुंचकर मून चैनली को शुक्रिया करते हैं, बोलती है कि आपका नाम क्या है। तो चैनली बताता है कि मेरा नाम चैनली है और मून यहाँ पे बताती है कि मेरा नाम मून है। मगर यहाँ पे इन दोनों की बात आगे बढ़ने ही वाली होती है, मगर तभी यहाँ पे टाइगर उसकी पूरी गैंग आ जाती है, जो मून की स्कूटी ठीक करके मून के स्कूटी को ले आ रही होते हैं। चैनली यहाँ पे टाइगर को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो टाइगर यहाँ पे बोलता है कि मैंने मेरे सिस्टर इन लॉ का गाड़ी ठीक करके ले आए हैं और आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। और यहाँ पे मून उस सारे आदमी के हाथों में टैटू देख के समझ जाता है कि ये सारे लोग माफिया हैं। जो चीज यहाँ पे समझ के मून बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ पे मून अपना गाड़ी लेके तुरंत ही निकल जाती है। जो चीज चैनली भी समझ जाता है कि मून यहाँ पे डर के मारे भागी है और चैनली गुस्सा होते हुए टाइगर को ही मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनली अपना बाइक बहुत ज्यादा तेजी से चला रहा होता है और उसके पीछे पड़े होते हैं बहुत सारी काली गाड़ियां। कुछ देर बाद सारी गाड़ियां चैनली को घेर लेती हैं और सारी गाड़ियों के अंदर से निकलते हैं बहुत सारे काले कोट पहने हुए लोग, जो लोग अचानक से चैनली के पास जाके झुकते हुए बोलते हैं मास्टर आप कैसे हो। चैनली बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि नहीं मेरा पीछा मत करना, मगर फिर भी तुम कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि चैनली किसी माफिया का लीडर नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ और वारिस भी है। चैनली यहाँ पे अपने सारे पार्टनर्स को बोलता है कि उनके दादाजी को जाके बता दो कि जब तक मैं खुद के बलबूते पे कुछ ना कर लूं तब तक मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मून के माँ बाप को। यहाँ पे मून का सौतेला बाप मून की माँ को बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है मून ने अपनी शादी तोड़ दी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़का हमें मून की शादी के लिए 15 लाख रुपए तक दे रहा था, मगर मून की फालतू
जिद के कारण हमसे वो 15 लाख मून ने छीन लिया। और यहाँ पे तभी मून आ जाती है और मून की माँ मून को देखते ही बोलती है, देखो ये लड़की आ गई हमारी नाक कटा के। यहाँ पे मून बोलती है, माँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी खून हूँ, मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हूँ, वो आदमी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर यहाँ पे मून की माँ मून की बात ना सुनते हुए बोलती है, अरे तुम जैसी औलाद को पालने से तो अच्छा था कि मैं कुत्ता पाल लेती, क्योंकि ये कुत्ता अपने वफादारी के कारण अपनी मालिक की तो बात मानता है, मगर तुम जैसी लड़की वो भी मानती नहीं हो। मून यहाँ पे रोते हुए और गुस्सा होते हुए बोलती है, मैं आप लोग की बात नहीं मानती हूँ। जो लड़की पूरी जिंदगी आंख बंद करके अपनी माँ और सौतेले बाप की बात पूरी तरीके से मानती है, वही लड़की जब देखे कि उसके माँ बाप उसकी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं एक ऐसे लड़के के साथ शादी करके जो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस लड़की के लिए, और जब वो लड़की उस आदमी के साथ शादी करने से मना कर दे, तब उस लड़की को कहा जाए कि तुम्हारे से तो एक कुत्ता अच्छा है, क्या ये ठीक है माँ? आज आखिरकार मुझे ये बात पता चल गया कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा मेरे शादी वाले पैसे से प्यार था। ये चीज सुनकर मून की माँ यहाँ पे मून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मून के ऊपर हाथ उठाने लगी, मगर मून ने यहाँ पे मून की माँ के हाथ को रोकते हुए बोला, मैं और इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। इसके बाद मून अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करके इस घर से बाहर निकल रही थी, मगर तभी मून की माँ ने मून को रोका और बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे शादी के लिए मिस्टर रियो ने 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। मगर यहाँ पे मून अपने माँ के ऊपर ही बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि उसे 50 साल के बूढ़े से शादी नहीं करनी, और मून ये चीज बोलते ही यहाँ से भाग जाती है और अंधेरी रात में बारिश में रोते हुए अकेले चल रही होती है। तभी यहाँ पे चैंगली आकर मून को सहारा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून और चैंगली एक घर में होते हैं और यहाँ पे चैंगली मून के चोटों के ऊपर दवाई लगा रहा होता है। तभी यहाँ पे मून चैंगली को शुक्रिया करते हुए बोलती है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे मेरे दादी के घर छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है ना। यहाँ पे चैंगली मून की हालत देख मून की बात मान जाता है और अपनी बाइक पे मून को उसके दादी के घर छोड़ता है। वहाँ पे पहुंचकर जैसे ही मून बाइक से उतरने की कोशिश कर रही होती है, वैसे ही वो बाइक से फिसल कर नीचे गिरने लगती है, मगर तभी चैंगली उसको पकड़ लेता है। मगर इसी बीच मून को उठाने के चक्कर में दोनों का किस हो जाता है। इसके बाद चैंगली बोलता है कि अभी जो हुआ वो क्या था? मून बोलती है कुछ भी नहीं। मून ये बोल के यहाँ से जाने लगती है, मगर यहाँ पे चैंगली मून को पकड़ के अपने पास खींच के उसको गले लगाते हुए बोलता है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसके अंदर मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो ना तो जरूर से इस फोन नंबर में फोन करना, मैं सिर्फ 1 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मून ये चीज सुनकर सोच रही होती है कि क्या उसे एक गैंगस्टर का नंबर लेना चाहिए, मगर मून साफ बोलती है कि उसे ये कार्ड नहीं चाहिए, मगर चैंगली उसे जबरदस्ती वो कार्ड दे देता है और मून यहाँ से डरते हुए भाग जाती है। अगले दिन के रात को हम देखते हैं कि मून बिस्तर के ऊपर बैठे हुए पिछले दिन के रात के चैंगली के उस घटने के बारे में ही सोच रही होती है, और यहाँ पे मून सचमुच जब बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। मगर तभी बेल बजती है और मून कुछ ना सोच के ही दरवाजा खोल देती है और मून देखती है कि दरवाजे के ऊपर वही आदमी है जिस आदमी के साथ मून ने ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसने मून को चीट किया था। मून ये चीज देखकर तुरंत ही दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन उसका एक्स उसे रोकते हुए बोलता है, मेरी बात तो सुन लो। मगर यहाँ पे मून उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, बोलती है कि तुम्हें मेरे इस घर का पता किसने बताया? जरूर मेरे माँ बाप ने बताया होगा ना। यहाँ पे मून का एक्स मुंह से माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज उसे माफ कर दे, जो उसने इतनी बड़ी गलती की है ना, भविष्य में वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। मगर यहाँ पे मून उसके एक्स को बिल्कुल भी माफ नहीं करती। इनफैक्ट वो बोलती है अपने एक्स को कि तुम्हारे मेरे जिंदगी से जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी है, तुम्हारे साथ मेरा ब्रेकअप करने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, इसी वजह से ना ही मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तुमने जो इतनी बड़ी गलती की है ना उसकी कोई माफी ही नहीं होती है। जो चीज सुन के मून के एक्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो मून को बोलता है कि तुम्हारा ये घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा महंगा भी होगा ना, क्या तुम थोड़े बहुत पैसे मुझे उधार दे सकते हो? मुझे उन पैसों की जरूरत है। मगर ये चीज सुन के तो मून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह के ऊपर ही वो मना कर देती है। जो चीज सुनकर मून का एक्स भी मून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती मून के साथ करने लगता है। मगर यहाँ पे तभी चैंगली आ जाता है। चैंगली ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चैंगली यहाँ पे मून के एक्स को एक बहुत ही जोरदार घूसा मारते हुए उसको हटा देता है और मून को अपने जैकेट से ढक भी देता है। तभी यहाँ पे मून का एक्स चैंगली का डरावना चेहरा देख के
यहाँ पे दुम दबा के भाग जाता है। यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अगली सुबह मून अपनी नींद से बहुत ही जल्दी उठ जाती है और वो चैनली के पास जाके देखते हैं कि चैनली सो रहा होता है। यहाँ पे मून इस चीज का फायदा उठाते हुए चैनली के पास जाके उसको अच्छी तरह से निहार रही होती है। तभी चैनली अचानक से उठ जाता है और ये चीज देख के मून बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे वो तेजी से पीछे हट रही होती है, मगर तभी उसका पैर फिसलता है, वो गिरने लगती है। यहाँ पे ठीक समय पे फिर से चैनली ने मून को पकड़ लिया होता है और यहाँ पे इन दोनों का रोमांस चालू होने वाला होता है, मगर तभी यहाँ पे टाइगर आ जाता है और टाइगर यहाँ पे बोल रहा होता है कि बॉस मैंने आप दोनों के लिए खाना ले आया है। और वो दोनों टाइगर के सामने इस तरीके से एक्टिंग कर रहे होते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं हो। यहाँ पे चैनली और मून टेबल पे बैठ रहे होते हैं खाने के लिए, टाइगर भी उन दोनों के साथ बैठ रहा होता है, मगर तभी चैनली टेबल के नीचे से टाइगर को मारते हुए इशारा देते हुए बोल रहा होता है और टाइगर भी ये इशारा समझ जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दोनों यहाँ पे खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के समय पे ही चैनली मून से पूछता है मून तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मून बोलती है नहीं, मेरे पास लव शव के लिए टाइम ही नहीं होता है और ना ही मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव नाम की चीजें पसंद भी हैं। अभी तो मुझे अगले 2 दिनों के अंदर कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो मैं खाना क्या खाऊंगी। चैनली बोलता है जॉब? मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कोई भी जॉब ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए? मून बोलती है नहीं, मेरी प्रॉब्लम है जॉब ढूंढना और काम करना, मुझे किसी भी की मदद नहीं चाहिए। मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अकेले ही ढूंढ सकती हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है अगले दिन, जहाँ पे मून एक जॉब के इंटरव्यू से वापस आ रही होती है अपने बचपन के दोस्त के साथ, जो दोनों बात कर रहे होते कि मून ने कैसे अपना घर छोड़ दिया, मून का होने वाला हस्बैंड उसके साथ कैसे चीट कर रहा था, इन सारी चीजों के बारे में वो अपने दोस्त को बता रही होती है। मगर यहाँ पे उसका एक्स उसके सामने आ जाता है अगले दिन का बदला लेने के लिए। मून ये चीज देख तुरंत ही इस जगह से अपने दोस्त को लेकर जाने लगती है, मगर उसका एक्स उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, आज तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हाथ से। मून ये चीज देख के तुरंत ही पुलिस को फोन करने लगती है, मगर उसका एक्स उसका बैग पकड़ के जमीन में पटक देता है, जिससे मून अपना फोन ही ना निकाल पाए और पुलिस को फोन ना कर पाए। इसके बाद मून का एक्स मून को उठा के किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। इसके बाद मून की फ्रेंड चैनली को ये सारी चीजें बता देती है कैसे मून किडनैप हो चुकी है, जो चीज सुनते हुए चैनली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मून को बचाने के लिए वो निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून का एक्स मून को मून के प्रॉपर्टीज के ऊपर साइन करने को बोलता है, जिससे मून के सारे प्रॉपर्टीज मून के नाम पे जो चीजें हैं, जो चीज मून की दादी मून के लिए छोड़ के गई थी, वो सारी चीजें मून के एक्स के नाम पे मून कर दे। मगर इस चीज के लिए मून बिल्कुल भी नहीं मानता और मून का एक्स इसी चीज के ऊपर मून को धमका रहा होता है। मगर यहाँ पे तभी चैनली पहुंच जाता है, मून की हालत देख के वो बहुत गुस्सा होते हुए मून के एक्स को मार मार के भूत बना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनली मून को अपने गाड़ी में बिठाकर बाहर आके टाइगर को फोन में बोल रहा होता है कि मून के एक्स को टाइगर इतनी बुरी तरीके से मारे, इतनी बुरी तरीके से मारे कि वो आदमी अगले 7 जन्मों तक मून के आसपास भी ना दिखे। इसके बाद चैनली गाड़ी में बैठता है और मून को बोलता है कि मैंने देख लिया है कि तुम इस जगह पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो, इसी वजह से आज से तुम मेरे घर में रहोगी मेरे साथ, जिससे कोई भी तुम्हें चोट ना पहुंचा सके। और मून भी चैनली की ये बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून चैनली के घर के बेड के ऊपर बैठी हुई है और दूसरी तरफ चैनली अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। यहाँ पे जैसे ही मून पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आके ग्लास में पानी भर रही होती है, वैसे ही चैनली दूसरी तरफ से वहाँ पे अचानक से आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही मून चैनली की ये हालत देखती है, मून यहाँ पे समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पे क्या करे और वो यहाँ से भाग जाने लगती है, मगर वो अचानक से फिसल जाती है यहाँ पे। मगर यहाँ पे चैनली मून को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मून ही उसको अपना सहारा समझ के पकड़ लेती है और अपने मन में बोल रही होती है कि कुछ भी हो, ये गैंगस्टर हो या फिर कोई भी गुंडा क्यों ना हो, ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे अनजाने में ही मून चैनली का चेस्ट पकड़ के दबाने लगती है। चैनली तुरंत ही मून को रोकते हुए बोलता है कि तुम ये चीज क्या कर रही हो। मून ये चीज समझते ही शर्म से तुरंत यहाँ से भाग जाने लगती है, लेकिन वो फिर से फिसलती है और वो जमीन पे गिर जाती है। मगर यहाँ पे मून अकेली नहीं गिरती, मून चैनली का टॉवल पकड़ के गिर जाती है और वो उसका टॉवल खोल देती है, जो चीज देख चैनली बहुत शर्मा रहा होता है। मून यहाँ पे शर्म के मारे और डर के मारे अपने कमरे में जाके कमरे का दरवाजा बंद करके बेड के ऊपर रोने लगती है कि उसने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी कोई माफी ही नहीं हो सकती। वो यहाँ पे बोलने लगते हैं कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, मैंने उसके साथ ऐसा कैसे किया, मैं उसे अपना मुंह कैसे ही दिखा दूं। लेकिन तभी चैनली मून के कमरे के दरवाजे के दूसरी तरफ से बोलता है, मून प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सारी चीजें मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि एक जवान लड़की मेरे घर में है, मुझे इस तरीके से हॉल में घूमना नहीं चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मुझसे दोबारा कभी भी नहीं
होगी। इसके बाद चैनली माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। मून चैनली की ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चैनली ने मून के लिए खाना बनाया होता है और वो दोनों वो खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते टाइम चैनली ने मून को बोला, क्या तुम्हें पता है कि मैंने किसी के लिए पहली बार खाना बनाया है। जो चीज यहाँ पे मून समझ जाती है कि चैनली उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, मगर मून यहाँ पे नाटक करने लगते हैं कि उसे ऐसी चीज का पता ही नहीं है। मून यहाँ पे एक्टिंग करते हुए बोलती है वो ऐसा है तो ये लो पैसे। चैनली को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कि मून ने उसको पैसे क्यों दिए। मून ने यहाँ पे बोला कि मैं यहाँ पे फ्री में खाना नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी खाना खाने के। और ये बोल के मून यहाँ से भागने लगती है, मगर चैनली ने मून का हाथ पकड़ के यहाँ पे बोला, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर तुम्हें मुझे पसंद नहीं है तो मेरे मुंह के ऊपर बोल दो। मगर मून तो ये चीज सुन के यहाँ से डर के ही भाग जाती है। रात को पीरियड्स के कारण मून का पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है और वो चुपचाप अपना पेट के दर्द को सहन करते हुए बाथरूम की तरफ जा रही होती है, मगर तभी चैनली ये चीज देख लेता है। चैनली को तुरंत समझ में आ जाता है कि मून की प्रॉब्लम क्या है। तो चैनली यहाँ पे मून को सहारा देने के लिए मून को अपने गोद में उठाता है और अपने सोफे की तरफ ले जाता है और सोफे में बिठा देता है। और तुरंत चैनली यहाँ पे सुपरमार्केट जाके लड़कियों के पीरियड्स के लिए जो जो चीजें लगती है वो चीजें ले आता है मून के लिए। और यहाँ पे चैनली पूरी रात मून का ख्याल भी रखता है, जिस चीज के कारण मून चैनली से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइगर के पास एक लड़की आके बोलती है कि टाइगर चैनली कहाँ पे है। ये लड़की असल में चैनली के परिवार से बहुत ज्यादा क्लोज है और इस लड़की का मानना है अगर दुनिया में कोई लड़की चैनली की भाई बन सकती है ना, तो वो लड़की सिर्फ ये लड़की ही बन सकती है और इस लड़की का नाम है मिस लिन। यहाँ पे टाइगर बोलता है कि अब से आपको बॉस यहाँ पे नहीं दिखेंगे क्योंकि बॉस को तो एक गर्लफ्रेंड मिल ही चुकी है, इसी वजह से आजकल तो बॉस सिस्टर इन लॉ के साथ ही रहते हैं। ये चीज सुनकर मिस लिन के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, टाइगर मुझे सचमुच बताओ कि अभी के टाइम में वो दोनों मुझे कहाँ पे मिलेंगे। टाइगर बोलता है बॉस के घर पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून चैनली के घर में खाना खा रही होती है, मगर तभी वहाँ पे मिस लिन पहुंच जाती है। मून यहाँ पे मिस लिन से पूछती है कि आप कौन है, मगर मिस लिन यहाँ पे मून को अपना नाम ना बता के मुंह से उल्टा पूछती है, मेरे पास पैसा जायदाद गाड़ी सब कुछ है, मेरे पास अच्छा फिगर है, मगर फिर भी चैनली ने तुम जैसी पतली कमजोर लड़की को अपना गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? तुम जैसी छोटी पतली फ्लैट चेस्ट गर्ल को चैनली कैसे ही पसंद कर सकता है? यहाँ पे मून बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि मिस लिन किस बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मून यहाँ पे मिस लिन को बोलते हैं कि चैनली अभी घर पे नहीं है। मिस लिन यहाँ पे चौंकते हुए बोलती है कि क्या तुम सच में जो चैनली की गर्लफ्रेंड हो? जो चीज सुन के मून यहाँ पे क्लियर कट मना कर देती है और बोलती है हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये चीज सुनकर मिस लिन मून को बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से तुम उसके घर पे रह रही हो, मगर तुम ये चीज सुन और समझ लो कि चैनली सिर्फ और सिर्फ मेरा है और चैनली को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये चीज बोल के यहाँ से मिस लिन चली जाती है। इसके बाद जब रात को चैनली घर में वापस आता है तब मून चैनली को बताती कि आज सुबह तुमसे मिलने के लिए इस घर में एक बहुत ही खास इंसान आया था। चैनली पूछता है कौन? मून यहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से मुंह बनाते हुए बोलती है मिस लिन। जो चीज सुनकर चैनली बहुत ज्यादा डर जाता है और मून को बोलता है मून मैं सच बता रहा हूँ कि उसका और मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उसकी कोई भी बातों पे तुम यकीन बिल्कुल भी मत करना, वो एकदम पागल लड़की है। मून फिर से बोलती है अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? मगर चैनली तो मून की इस अजीबोगरीब एक्टिंग को देखते हुए थोड़ा चौंकता है और बोलता है मून क्या तुम जेलस हो? मून डरते हुए बोलते हैं क्या क्यों, मैं जेलस क्यों होंगी? मगर यहाँ पे चैनली मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे मुंह के ऊपर दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो। और मून यहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे उसका भांडा फूट सकता है, इसी वजह से मून यहाँ पे नाना बोलते हुए भाग जाती है यहाँ से। अगले सीन में मून अपने कमरे में आती है, मगर तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और इसी वजह से अंधेरे में मून को कुछ नहीं दिखता है। मून बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे चिल्लाती है। तभी उस कमरे में चैनली आ जाता है और मून को सहारा देता है और कुछ देर बाद लाइट चले भी आती है। मगर यहाँ पे अचानक से ही चैनली मून के धीरे धीरे पास आने लगता है और यहाँ पे चैनली धीरे से मून को बोलता है कि मून अभी मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम मुझे किस करने दोगी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। और यहाँ पे फाइनली चैनली ने मून को किस कर लिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून के माँ के घर में मून का भाई मून की माँ से पैसा मांग रहा होता है, मगर मून की माँ मून के भाई को बोलती है कि बेटा मेरे पास इतने पैसे
नहीं है जितने पैसे तुम मुझसे मांग रही हो। तुम मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हो जो मेरे पास अभी हो ही नहीं सकते हैं। मगर यहाँ पे मून की माँ मून के भाई को एक जबरदस्त आइडिया देते हुए बोलती है कि तुम तुम्हारे बहन से पैसा मांग सकते हो, उसके पास अभी के टाइम में बहुत सारे पैसे होंगे और वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जिसकी वजह से मून को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। ये चीज सुनकर मून का भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मून को फोन करते हुए बोलता है, दीदी मुझे अभी के टाइम में 10 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। अगर आपने अभी का अभी घर आके मुझे पैसा नहीं दिया ना तो मैं आपका गले का कीमती हार बेच दूंगा, जिस हार को आपके दादी जी ने दिया था आपको उनके मरने के टाइम पे। मैं उस हार को बेच के पूरा का पूरा पैसा ले लूंगा अगर आपने अभी आके मुझे अपना पैसा नहीं दिया। ये चीज सुन के मून तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और यही चीज टाइगर नोटिस कर लेता है, जिस चीज के कारण टाइगर चैनली से ये बात पूछता है, बॉस आपका और सिस्टर इन लॉ का कोई झगड़ा हुआ है क्या? यहाँ पे चैनली टाइगर से पूछता है कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में टाइगर बोलता है कि सिस्टर इन लॉ तो आपको यहाँ पे ही छोड़ के अकेले अकेले गाड़ी में कहीं जा रही है। जो चीज देख के चैनली को भी बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जिसकी वजह से चैनली मून का पीछा अपने गाड़ी में करने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मून अपने घर आ चुकी है और यहाँ पे उसकी खुद की माँ उसको घुटने में बैठकर बात करने को कहती है और मून की माँ मून को बोलती है कि अगर तुम्हें ये हार चाहिए ना तो तुम्हें मेरी 2 शर्त माननी ही पड़ेगी। पहली तो तुम्हें इस घर में वापस आना पड़ेगा और तुम्हारे पास जो दादी का पुराना वाला घर है ना उस घर को बेचना पड़ेगा और वो सारे पैसे मेरे हाथ में देने पड़ेंगे। मून ये चीज सुनते ही रोने लगती है और रोते रोते ही बोलती है कि मैं अपने दादी का वो वाला घर कैसे ही बेच सकती हूँ, वो घर मेरे दादी का आखिरी निशानी है। उस घर को अगर मैंने बेच दिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने दादी को ही बेच दिया है, मैं वो घर नहीं बेच सकती हूँ। ये चीज सुनकर मून की माँ मून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मून के गाल पे एक जोरदार चाटा मारने ही वाली होती है, मगर तभी मून का सौतेला बाप मून की माँ को रोकता है और बोलता है कि इस बच्चे को मत मारो और यहाँ पे अपने बेटे को इशारा देते हुए बोलता है कि जल्दी अपने दीदी के लिए पानी लेके आओ और मून का भाई यहाँ पे मून के सौतेले बाप का इशारा समझते हुए मून के लिए पानी ले आता है और मून भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ना सोच के पानी पी भी लेती है और ये पानी पीते ही मून को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है और मून बेहोश हो जाती है। मगर यहाँ पे मून के साथ कुछ गलत होने से पहले यहाँ पे चैनली पहुंच जाता है। चैनली यहाँ पे पहुंचते ही सब कुछ समझ जाता है कि कुछ ना कुछ मून के साथ यहाँ पे गलत हो चुका है और टाइगर तो यहाँ पे मून के भाई को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। यहाँ पे मून बहुत ज्यादा नशे में थी, जो चीज देख के चैनली टाइगर को बोलता है कि इन सारे लोगों को पकड़ो और अपने गोदाम में ले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनली मून को अपने घर में ले आया होता है, मगर मून तो अभी भी बहुत ज्यादा नशे में थी और वो बहुत सारी उल्टी फुल्टी बातें कर भी रही थी और यहाँ पे ही अचानक से मून चैनली को किस कर लेती है और यहाँ पे ही इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है और ये दोनों अपना रोमांस पूरी रात तक करते हैं। अगली सुबह मून उठ के समझ जाते हैं कि वो सब रात को उसने नशे में किया, मगर यहाँ पे चैनली को पता था कि ये सारी चीजें नशे में नहीं हो सकती है। यहाँ पे आखिरकार मून उसे सचमुच प्यार करती है। इसके कुछ देर बाद मून और चैनली हॉल रूम में आते हैं जहाँ पे मून का बाप, मून की माँ और मून का भाई अपने घुटने के ऊपर बैठे हुए थे और वो सब रो रहे थे। यहाँ पे मून के माँ बाप और भाई मून को देखते ही बहुत ज्यादा रोते हुए उससे माफी मांग रहे होते हैं, मगर यहाँ पे मून उस सबको बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा पूरा परिवार मुझे नशे की दवा देके मुझे बेहोश करके किसी ऐसे आदमी को बेच देगा जिसे लड़की ही नहीं मिल रही है। मैं ये तो जानती थी कि मेरा परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मगर मेरा परिवार मुझे बेचने की कोशिश कर सकता है, मैं ये चीज सोच भी नहीं सकती थी। और अब जब आप लोगों के ऊपर मुसीबत आई है तब मुझसे आप लोग माफी मांग रहे हो, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मून के माँ बाप और भाई मून को समझा रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं और सफाई दे रहे होते हैं, मगर यहाँ पे चैनली उस सबको रोकते हुए टाइगर को बोलता है, टाइगर इन सबको इस घर से बाहर फेंक दो और ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी इस घर के आसपास भी ना दिखे, अगर कभी भी इस घर के आसपास भी ये लोग दिखे ना तो इनकी टांगे तोड़ देना। इसके बाद चैनली मून के दादी का गले का हार मून को दिखाता है जो मून के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो चीज देखते हुए मून बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद चैनली मून को ये बात बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, तुम्हें तो मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। मून बोलती है कि मैं तुम्हें क्या ही गिफ्ट दे सकती हूँ, तो चैनली अपने उंगलियों से इशारा अपने गालों पे करता है और बोलता है कि मुझे किस दो। जो चीज मून तो चैनली के गालों के ऊपर किस देने लगती है, मगर चैनली अपना मुंह घुमा के अपने होठों पे वो किस ले लेता है। जो चीज देखते हुए मून शैतानी गुस्सा होते हुए वहां से चले जाने लगती है, मगर चैनली उसे पकड़ के बोलता है चलो चलते हैं। मून बोलती
बोलती है कहाँ पे, मगर यहाँ पे तो चैनली मून को कुछ ना बता के मून को यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनली और मून मैरिज रजिस्टर ऑफिस पहुंच चुके हैं और वहाँ पे उन दोनों ने शादी कर ली है। और यहाँ पे चैनली मून को बोल रहा होता है कि आखिरकार हम दोनों ने शादी कर ही ली। तभी यहाँ पे मून को एक फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल में मून को बताया जाता है कि जिस कंपनी में उसे काम करने के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था उस कंपनी ने उसको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया है और अब उसका इंटरव्यू कल है। जो चीज सुनकर मून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और चैनली को गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनली अपने कंपनी में आया होता है, जिस कंपनी में मून का आज इंटरव्यू था। असल में चैनली कोई गरीबी सा नहीं था, बल्कि पूरे चाइना का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी चैन ग्रुप का प्रिंस था और वो आज असलियत में इस कंपनी में मून का इंटरव्यू देखने आया था। यहाँ पे उसका स्वागत करता है इस कंपनी का मैनेजर और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून भी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आ चुकी है। यहाँ पे इंटरव्यूअर मून से पूछती है कि हम तुम्हें इस कंपनी में काम क्यों ही दे, जिसका जवाब में मून बोलते हैं कि प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा काम देख लीजिए, जिसके बाद मुझे आप जरूर से इस कंपनी में काम दे ही देंगी। इंटरव्यूअर मून के पेपर्स को देखते हुए मन में सोच रही होती कि ये जैसी लड़की यहाँ पे काम कैसे ही कर सकती है, मगर जब असलियत में मून के पेपर्स को वो पढ़ती है तो वो तीनों बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ पे अचानक से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है चैनली को। मैनेजर चैनली से पूछा होता है कि बॉस अचानक से आप इस कंपनी में क्यों आए हैं, आप तो कंपनी में आते नहीं हैं और आपको तो कंपनी में काम करना उतना ज्यादा पसंद भी नहीं है, तो फिर क्यों? जिसके जवाब में चैनली बोलता है कि आज मेरा वाइफ इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई है और मुझे आज उसका इंटरव्यू देखना है। मैनेजर चौंकते हुए बोलता है वाइफ आपने शादी कर ली। सीन फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मून को, जहाँ पे इंटरव्यूअर उसके डिजाइन को देखते हुए बहुत ज्यादा चौंक रही होती है और बोल रही होती है कि तुम जैसी साधारण कॉलेज की लड़की गोल्डन फ्लो अवार्ड कैसे ही जीत सकती है। वो अवार्ड तो पूरे राज्य में साल में सिर्फ एक ही डिजाइन को दिया जाता है और तुम्हें वो अवार्ड मिला है। तुमने जरूर चीटिंग करी होगी उस कंपटीशन में और माफ करना मगर इस कंपनी में तुम्हें काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि किसी भी चीटर को हम इस कंपनी में काम नहीं देते हैं। तभी यहाँ पे एंटर होती है मिस यू की। यहाँ पे तीनों इंटरव्यूअर्स मिस यू को देखते ही बोलते हैं कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी इस कंपनी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस लड़की ने फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे इस कंपनी में काम लेने की कोशिश करी है। मून यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा कोई भी पेपर्स नकली नहीं है, मेरा कोई भी अवार्ड बिल्कुल भी नकली नहीं है, बस तुम तीनों ही मुझे इस कंपनी से निकालने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे मिस यू ओवर कॉन्फिडेंस में बोलती है कि अगर तुम सच बोल रही हो ना तो मेरे साथ एक कंपटीशन करो, जिससे पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और यहाँ पे मून भी इस कंपटीशन के लिए मान जाती है। सीन फिर से चेंज होता है, हमें दिखता है चैंगली और मैनेजर, जिनके कैबिन में बहुत ज्यादा बाहर से शोर आ रहा होता है। जो शोर सुन के वो समझ नहीं पाते कि इतना शोर बाहर क्यों हो रहा है। इसी वजह से वो दोनों कैबिन से बाहर आके देखते हैं कि इतने शोर होने का कारण क्या है, मगर वो दोनों बाहर आके देखते हैं कि मून और मिस यू का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कंपनी का बहुत सारे लोग उन दोनों को घेर के वो कंपटीशन देख रहे होते हैं और चीयर भी कर रहे होते हैं। जहाँ पे टाइम खत्म होने के बाद दोनों के डिजाइन को कंपेयर किया गया तो यहाँ पे साफ समझ आया कि मून का डिजाइन मिस यू के डिजाइन से लाख गुण अच्छा है, मगर यहाँ पे तो उस एम्प्लॉयर लड़की ने अपनी शैतानी दिखाते हुए मिस यू को जिता दिया, जिस चीज के कारण यहाँ पे मून इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई, जिसकी वजह से वो बोल पड़ी कि मैं इस जैसी फालतू कंपनी में काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, जिस कंपनी में आर्ट की कोई भी कदर नहीं है। मगर ये चीज सुनकर वो फीमेल एम्प्लॉय गुस्से से लाल बबूला हो गई और गुस्से से वो मून को धक्का देकर जमीन पे गिरा दी। ये चीज देख के चैनली गुस्से से पागल हो गया और वो मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वो मैनेजर को बोला जल्दी से मेरी वाइफ को बचाओ, नहीं तो मैं पूरी कंपनी की नौकरी खा जाऊंगा। यहाँ पे मैनेजर अपनी नौकरी बचाने के लिए वहाँ पे गया और मून को जमीन से उठाया और गुस्से से एक जोरदार चाटा उस फीमेल एम्प्लॉय के गाल के ऊपर मार दिया। और यहाँ पे मैनेजर मून को बोला कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे एम्प्लॉयर्स को हीरे की परख ही नहीं है, आपके डिजाइन को हमने देखा और हमें लगता है कि आपको इस कंपनी में जरूर से काम करना चाहिए। आप अगर चाहिए तो कल से आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको काम दूंगा। जो चीज सुन के वहाँ पे खड़ा हुआ हर एक इंसान चौंक गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून गलती से मैनेजर के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि मैनेजर और चैंगली एक साथ हैं। ये चीज देखते ही मून चैंगली से पूछती है कि चैंगली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंगली यहाँ पे मुंह से बचने के लिए बोलता है कि मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलने आया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और यहाँ से जबरदस्ती वो मून को भी ले जाता है। अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं कि मून का आज ऑफिस में पहला दिन है, जिस वजह से मिस यू मून को परेशान करने के लिए मून के सामने आ गई। मून यहाँ पे मिस यू को बोलती है तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या, मुझे परेशान तुम क्यों कर रही हो, प्लीज मुझे इस कंपनी में आराम से काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। यहाँ पे दूसरी एम्प्लॉय मून के साथ अपना बदला लेने के लिए पूरे डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज
को बोल देती है कि आज मून का पहला दिन है और मून आज फ्री में सबको कॉफी देना चाहती है। मून यहाँ पे बोलते हैं कि मैं 200 एम्प्लॉयर्स को फ्री में कॉफी पिला, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी फीमेल एम्प्लॉयर बोलती है कि सोच लो मून, अगर तुमने 200 कप कॉफी फ्री में नहीं पिलाई ना तो ये सारे 200 एम्प्लॉयर्स तुम्हारे दुश्मन ही बन जाएंगे आज के आज। मून यहाँ पे समझदार थे और मून यहाँ पे समझ जाती है कि ये चीज करने का सबसे बड़ा घाटा उसका ही होगा, क्योंकि एक साथ 200 लोगों को अपना दुश्मन बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जिसकी वजह से मून अपने मुंह के ऊपर नकली स्माइल लेते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा मना नहीं किया, मैं 200 एम्प्लॉयर्स को तो कॉफी पिलाऊंगी, मैं तो ये पिला ही सकती हूँ। जो चीज देखते ही वहाँ पे वो दोनों भाईजा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे मून एक एक करके 200 कप कॉफी ले आ रही होती है, मगर तभी मिस यू मून को सबक सिखाने के लिए अपने पैरों से मून को जमीन में गिरा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर के पास असिस्टेंट मैनेजर आता है और बोलता है आपने फ्री में पूरे डिपार्टमेंट को कॉफी देके बहुत ही अच्छा काम किया। मगर मैनेजर तो असिस्टेंट मैनेजर को बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को बोलता है कि मिस मून पूरे डिपार्टमेंट को फ्री में कॉफी दे रही है। तो मैनेजर को यहाँ पे सारी चीजें समझ आ जाती है और वो असिस्टेंट मैनेजर को बोलता है जल्दी से जल्दी मिस मून को वहाँ से निकालो, नहीं तो हमारी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। असिस्टेंट मैनेजर को कुछ ना बोल के वहाँ पे चला जाता है और मिस मून को बचाने के लिए उन दोनों फीमेल एम्प्लॉयर्स को एक जोरदार चाटा मारता है और वो बोलता है अगली बार इस कंपनी में ऐसा अगर कुछ भी हुआ ना, अगर मैंने ऐसा कुछ भी देखा ना तो मैं तुम दोनों की नौकरियां खा जाऊंगा। यहाँ पे सीन चेंज होता है, मून अपने घर आ जाती है जहाँ पे मून का उदास मुंह देखकर चैंगली पूछता है क्या हुआ, मगर मून यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है ये बोल के यहाँ से चुपचाप चली जाती है। चैंगली यहाँ पे तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफिस में जरूर से ही हुआ है और वो मैनेजर को तुरंत ही फोन लगा के बोलता है कि आज ऑफिस में क्या हुआ। मैनेजर यहाँ पे चैनली को सारी चीजें बताता है और चैनली यहाँ पे बोलता है ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ अगर मेरे वाइफ को तुम्हारी कंपनी में कुछ हुआ ना तो चुपचाप तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाना, मुझे फोन भी मत करना। रात को चैनली मून का मुंह ठीक करने के लिए उसके बालों को कंघी कर रहा होता है, जिस चीज से तो मून चैनली के ऊपर फिदाई हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मून असिस्टेंट मैनेजर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी शहर से बाहर। सारे मीटिंग्स खत्म होने के बाद रात को होटल रूम में जब मून चैनली के साथ फोन में बात कर रही होती है तब मून चैनली के साथ बात करते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। चैनली मून से पूछता है अचानक तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो गई हो। मून बोलती है तुम यहाँ पे नहीं हो ना इसी वजह से, पता नहीं क्यों अगर तुम मेरे पास ना होना तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, मुझे बहुत ज्यादा दुखी फील होता है, काश तुम यहाँ पे होते। और यही चीज बोलते बोलते मून यहाँ पे सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल रूम की घंटी बजती है और मून देखने जाती है कि दरवाजे की तरफ कौन है, मगर यहाँ पे तो उसको दिखता है कि दरवाजे के पीछे चैनली खड़ा है जो इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने के लिए यहाँ तक आ गया। यहाँ पे चैनली रूम के अंदर आते ही मून को किस करते हुए अपने गोदी में उठा लेता है और मून को बिस्तर की तरफ ले जाता है और वो दोनों इस रात को बहुत ही मजेदार तरीके से बिताते हैं। अगले दिन मून और चैनली जब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी उनका मुलाकात होता है मून की माँ से। यहाँ पे मून की माँ मून को देखते ही बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है और वो बोलती है बहुत ही बढ़िया मून, जैसे ही तुमने एक बहुत ही बड़े आदमी को अपने जाल में फंसाया वैसे ही तुम अपने माँ बाप को ही भूल गई। अरे तुम जैसे औलाद होने से तो अच्छा था कि मेरी कोई औलाद ही ना हो। मून यहाँ पे समझती है कि उसकी माँ ने उसको बहुत ही गलत समझा और मून यहाँ पे उसकी माँ को समझाने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ पे तो उल्टा ही मून की माँ मून को मारने के लिए आगे बढ़ती है। चैनली यहाँ पे तुरंत मून के माँ को रोकता है और यहाँ पे तभी मिस यू भी आ जाती है और वो यहाँ पे आते ही अपने बैग से बहुत सारे पैसे निकालती है और वो सारे पैसे हवा में उड़ा देती है। मून की माँ ये चीज देख के जमीन से ये सारे पैसे समेटने लगती है अपने लिए और मिस यू को बोलती है कि मैंने ये सारे पैसे जमीन से उठाए, इसका मतलब ये सारे पैसे मेरे हैं। और ये बोलते ही मून की माँ यहाँ से जल्दी निकल जाती है और इस चीज के बाद आखिरकार मून ये बात समझ जाती है कि उसके माँ के लिए सबसे बड़ी चीज पैसा है और यहाँ पे उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए आई थी, उसके साथ प्यार जताने नहीं। और ये सारी चीजें समझने के बाद मून मिस यू को थैंक यू बोलती है कि उसे आखिरकार समझाने के लिए कि उसकी माँ और उसके परिवार कितने ज्यादा लालची है। सीन चेंज होता है रात को जहाँ पे चैनली और मून एक ओपन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से आ जाती है मिस लिंग। मिस लिंग यहाँ पे आते ही मून को चेतावनी देते हुए बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि ना कि तुम मेरे चैनली के पास नहीं भटकोगी, मगर तुम तो यहाँ पे मेरे चैनली के साथ चिपकी हुई हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, मगर देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पे तुरंत चैनली मिस यू को धमकाते हुए बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि ना कि तुम मेरा पीछा मत करना, तुम्हें क्या मेरी बात
समझ नहीं आती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और ये चीज यहाँ पे चैनली मिस लिंग को बोल के यहाँ से मून को लेकर चला जाता है। घर जाते टाइम अचानक से चैनली को टाइगर का फोन आता है। टाइगर बोलता है, बॉस जल्दी से जल्दी आप हमारे गोडाउन में आ जाइए, यहाँ पे बड़ा मैटर हो चुका है। टाइगर की यहाँ पे ये बात सुन के चैनली मून को बोलता है, मून यहाँ पे थोड़ा मुझे काम आ चुका है, इसी वजह से तुम यहाँ से घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। और ये चीज बोल के और मून को समझा के चैनली यहाँ से चला जाता है। मून यहाँ पे अंधेरे रास्ते में चलते चलते सोच रही होती है कि कौन सा पागल आधे किलोमीटर रास्ते के लिए गाड़ी बुक करेगा। और मून यही चीज सोचते हुए अंधेरे रास्ते पे अंधेरी रात में अकेले अकेले रास्ते से चली जा रही होती है। मगर कुछ देर बाद वो बीच रास्ते में देखते हैं कि मिस लिंग को बहुत सारे गुंडे चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। मून ये चीज देख मिस लिंग को बचाने के लिए वहाँ पे दौड़ते हुए जाती है और उन सारे गुंडों को बताती है कि मिस लिंग को यहाँ से वो जाने दे, नहीं तो उन सबकी कंप्लेंट वो पुलिस में कर देगी। मगर वो तीनों तो मून की ये बात सुन के हंसने लगते हैं। मगर तभी मून के पीछे से पुलिस की गाड़ी की आवाज आ जाती है, जो आवाज सुन के वो तीनों यहाँ से दौड़ते हुए भाग जाते हैं। मून यहाँ पे मिस लिंग को यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर मून यहाँ पे देखती है कि मिस लिंग के पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है और मिस लिंग यहाँ पे चल नहीं सकती है कि आप मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, मेरा घर पास में ही है, मैं आपको मेरे घर में ले जाती हूँ। मिस लिंग यहाँ पे ज्यादा कुछ ना बोल के वैसा ही करती है। घर पहुंच के मून मिस लिंग को नूडल्स देती है खाने के लिए, मगर यहाँ पे तो मिस लिंग मून को ही उल्टा पूछ लेती है कि क्या ये नूडल्स खाने के लायक है भी। मून यहाँ पे वो नूडल्स खाते हुए दिखाती है कि ये नूडल्स खाने के तो लायक है। इसके बाद मिस लिंग वो नूडल्स टेस्ट करती है और मिस लिंग को भी वो नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। यहाँ तक कि मिस लिंग नूडल्स के लिए मून की तारीफ भी करती है। मगर यहाँ पे मिस लिंग मून को वार्न करती है कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया है और मैं कभी भी तुम्हें चैनली तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मून यहाँ पे बोलती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मगर तुम ये बात समझो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जो चीज सुनकर अचानक से ही मिस लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असल में यहाँ पे मिस लिंग सोच रही होती है कि मून किसी और आदमी से शादी करी है, मगर यहाँ पे हम सब जानते हैं कि मून की शादी सिर्फ यहाँ पे चैंगली के साथ हुई है, जिस चीज के कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी और कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे मून समझते कि उसने मिस लिंग को बता दिया है कि चैंगली और उसकी शादी हो चुकी है, और मिस लिंग यहाँ पे समझती है कि मून की शादी ऑलरेडी किसी दूसरे आदमी के साथ हो चुकी है और मून और चैंगली का लव इंटरेस्ट होना ये चीज नहीं हो सकती है, जिस चीज के वजह से इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद मिस लिंग यहाँ पे मून को बोलती है, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी क्यों ही करती, तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, चलो दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पे मिस लिंग का बॉडीगार्ड यहाँ पे आ जाता है और मिस लिंग यहाँ से जाने लगती है, मगर मिस लिंग अपने पैरों पे हील्स नहीं पहन पा रही होती क्योंकि उसके पैरों के ऊपर वैसा चोट थी ना। तो मून यहाँ पे अपने जूते देते हुए बोलती है, आप ये जूते पहन के जा सकती हैं। जो चीज देखते हुए तो मिस लिंग मून के प्यार में ही गिर जाती है और मिस लिंग यहाँ पे मून के जूते को पहन के यहाँ से चली जाती है। रात को जैसे ही चैनली वापस आता है वो टेबल के प्लेट्स को देखते हुए मून से पूछता है, क्या हमारे घर में कोई मेहमान आया था, क्योंकि टेबल के ऊपर खाने के प्लेट्स हैं। ये चीज सुनकर मून बोलते हैं कि घर में मिस लिंग आई थी और आखिरकार आज हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जो चीज सुनकर चैनली को थोड़ा बहुत तो अजीब लगता है, मगर चैनली इस बार में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। अगले दिन सुबह जब मून अपने काम पे जा रही होती है तभी वो देखती है कि एक बुरे दादाजी को एक दुकान का मालिक डांट रहा होता है, क्योंकि वो गरीब बुरे दादाजी पैसा ना होने के बावजूद भी उस दुकानदार से खाना मांग रहे होते हैं। जो चीज देख के मून को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मून यहाँ पे उन गरीब बुरे दादाजी को खाना खरीद के देती है। जो चीज पाके वो बुरे गरीब दादाजी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खाना दिया है, तुम थोड़ी देर रुको, मेरा पोता वहाँ से आ रहा है, मेरा पोता आते ही मैं तुम्हारे खाने का पैसा दे दूंगा। मून यहाँ पे बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है और मून ये बोलते ही यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पे दो बड़े बड़े काली गाड़ियां आ जाते हैं जिसके अंदर से उन दादाजी का पोता बाहर निकलता है। वो यहाँ पे आके बोलता है अपने दादाजी को, दादाजी आप अचानक से बिना बताए ही कहाँ चले जाते हो, हमें आपकी फिक्र होती है। और मून यहाँ पे सबको हेलो बोल कर यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बूढ़े दादाजी कोई गरीब दादाजी नहीं बल्कि चैन ग्रुप के मालिक है, जिस चैन ग्रुप का प्रिंस था चैनली। मतलब ये दादाजी असलियत में चैनली के खुद के दादाजी हैं और इन दादाजी के जो पास में इनका पोता खड़ा है ना, ये उनका छोटा पोता है, इसका नाम है मिंगली। यहाँ पे ये दादाजी बोलते हैं अगर मेरे घर की कोई बहू बनती ना तो वो लड़की इस लड़की जैसी ही होती। मगर यहाँ पे तो मिंगली दादाजी को बोलता है आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ना ही बड़े भैया कभी शादी करेंगे ना ही मुझे करने देंगे।
देंगे। यहाँ पे दादाजी बोलते हैं वो शादी करना नहीं चाहता है ना, रुको मेरे पास उसका इलाज भी आखिरकार आ चुका है। यहाँ पे सीन चेंज होता है चैनली के पास, जिसको मिनलिंग का फोन आया है, जिसमें मिनलिंग चैनली को घबराते हुए बोल रहा होता है कि भैया जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल आ जाइए, दादाजी का तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये चीज सुन चैनली दौड़ते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और अपने दादाजी की हालत देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मगर यहाँ पे तो असलियत में दादाजी और मिनलिंग पूरी तरीके से नाटक कर रहे थे। यहाँ पे दादाजी नाटक करते हुए बोल रहे होते हैं प्लीज मुझे मेरे मरने से पहले मेरे बहू का मुंह दिखा दो। यहाँ पे मिंगलिंग भी नाटक करते हुए बोलता है भैया अब तो शादी कर लीजिए, ये दादाजी की आखिरी ख्वाहिश है। यहाँ पे चैनली को और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखता, जिसकी वजह से उसको अपने दादाजी को मून के साथ मुलाकात करना ही पड़ता है। मून दादाजी को देखते ही बोल पड़ती है क्या यही तुम्हारे दादाजी हैं? और दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं चैनली क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चैनली यहाँ पे शर्माते हुए बोलता है नहीं ये मेरी वाइफ है। जो चीज सुन के दादाजी और मिंगलिंग तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो चीज सुनकर दादाजी को तो समझ ही नहीं आता है कि वो यहाँ पे रिएक्ट कैसे करे। यहाँ पे दादाजी इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मून को बहुत सारे उल्टे फुल्टे गिफ्ट देने लगते हैं जिसकी मून को जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें मून और मिस लिंग को दिखाया जाता है जो दोनों बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए। मगर मून को यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से मून यहाँ पे मिस लिंग को बोलती है अगर हमें खाना खाना ही है ना तो चलो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जो असलियत में खाना खाया जाता है, जिस जगह पे बहुत सारे लोग हो, जिस जगह पे बहुत अच्छा खाना मिलता हो और जिस जगह पे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए अपने पैसे के कारण। मिस लिन को यहाँ पे मून की ये सारी बातें बहुत से इंटरेस्टिंग लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों मून की फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं। मून यहाँ पे मिस लिन को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले आती है, मगर ये रेस्टोरेंट थोड़ा पुराना था। मून यहाँ पे मिस लिन को बोलती है कि उसे पता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा पुराना है, इसमें लोग भी कम है, मगर इनका खाना एक नंबर है। और यहाँ पे सच में इस रेस्टोरेंट का खाना मिस लिन को बहुत ज्यादा पसंद आया था। यहाँ पे खाना खाते हुए मिस लिन मून को इनवाइट करती है अगले वीक के उसके बर्थडे पार्टी में, और वो मून को जरूर से बोलती है कि वो बर्थडे पार्टी में जरूर से आए, वो उसका वेट करेगी, क्योंकि अगर मेरे बर्थडे पार्टी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ना आए तो वो कैसी मेरी बर्थडे पार्टी। इसके बाद मून अपने घर चली जाती है और मून यहाँ पे सचमुच बहुत ज्यादा खुश होती है। और चैनली भी मून से ये बात पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? मगर यहाँ पे मून तो चैनली को कुछ ना बता के यहाँ से चले जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे चैनली तुरंत ही मून का हाथ पकड़ के मून को बिस्तर के ऊपर लिटा के बोलता है तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता तुम्हारे पास जाने से। ऐसा तुमने मेरे साथ ऐसा कौन सा ही जादू कर दिया है कि मैं तुमसे दूर ही नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल रख पा रहा हूँ या फिर नहीं, मगर मैं एक बात तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। और यहाँ पे फिर से इन दोनों की रात की लव स्टोरी चालू हो जाती है। अब इसके बाद मून एक हफ्ते बाद मिस लिंग के बर्थडे पार्टी में गई। यहाँ पे मून मिस लिंग को ढूंढ रही होती है, मगर तभी यहाँ पे दो लड़कियां मून के पास आती है और बोलती है तुम जैसी गरीबी शानदार पार्टी में क्या कर रही है? तुम गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है, जहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि फ्री का खाना मिल रहा है तुम लोग वहीं पे ही घुस जाते हो। मगर यहाँ पे तभी मिस लिंग यहाँ पे आ जाते हैं और मिस लिंग यहाँ पे उन दोनों लड़की को एक जोरदार चाटा मार देती है और उन दोनों को बोलती है कि खबरदार मेरे बेस्ट फ्रेंड को अगर कोई किसी ने कुछ बोला ना तो मैं उन दोनों की जबान ही खींच लूंगी। तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगो या फिर मैं तुम दोनों के कंपनीज को बर्बाद करके छोड़ूंगी। और ये चीज सुनते ही वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मून के सामने ही अपने घुटनों में बैठकर मून के साथ अपने किए गए हरकतों के लिए मून से माफी मांग रही होती है। मगर फिर भी यहाँ पे मिस लिंग ने उन दोनों को अपने बर्थडे पार्टी से निकाल कर उनको अपनी सजा दी। यहाँ पे मून इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के लिए मिस लिंग से माफी मांगती है, मगर मिस लिंग तो बोलती है कि कुछ नहीं होता, आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना। कुछ देर बाद मून मिस लिंग को बोलती है कि वो बाथरूम जा रही है और वो जल्दी ही आ जाएगी। मगर यहाँ पे जैसे ही मून वॉशरूम जाती है तभी यहाँ पे चैनली इस पार्टी में आ जाता है। इस पार्टी में मिस लिंग ने चैनली को भी बुलाया था। यहाँ पे जैसे ही चैनली मिस लिंग को अपना गिफ्ट देने लगता है वैसे ही मिस लिंग चैनली का गिफ्ट लेते हुए चैनली का हाथ पकड़ के सबके सामने अनाउंस कर देती है कि अगले महीने इसी तारीख को उन दोनों की शादी
शादी होने वाली है। जो चीज सुनकर तो चैनली का दिमाग ही घूम गया। यहाँ पे वो मिसलिंग को गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, और अगर शादी की बात है तो मैं शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। मगर यहाँ पे तो मिसलिंग बोलती है कि तुम ये सारी चीजें झूठ बोल रहे हो जिससे तुम मुझसे शादी ना करने का एक बहाना तुम्हें मिल जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। ये चीज सुन के चैनली और छुपा नहीं पाता। चैनली यहाँ पे मिसलिंग को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा होता है कि मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर चैनली और मून का एक साथ फोटो है। इसका मतलब उन दोनों की शादी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे चैनली चुपचाप किसी को कुछ ना बोल के यहाँ से चला जाता है, और इसी टाइम पे यहाँ पे मून वॉशरूम से वापस आती है। यहाँ पे मिसलिंग इतनी ज्यादा गुस्सा थी ना, जिसकी वजह से मून का मुंह देखते ही उसके मुंह के ऊपर वो अपना वाइन फेंक देती है और बोलने लगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे बार बार पूछा कि तुम्हारा और चैनली का क्या रिश्ता है, मगर तुमने तो इतने दिनों से मुझे झूठ बोला, मुझे अंधेरे में रखा। मगर मून तो यहाँ पे चौंकते हुए बोलती है, चैनली और मेरा क्या रिश्ता है? चैनली और मैं तो हस्बैंड वाइफ है, और ये बात तो मैंने तुम्हें बहुत दिनों पहले ही बोल दी थी। मगर यहाँ पे तो मिसलिंग मून की एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। यहाँ पे मिसलिंग को ऐसा लग रहा था कि मून यहाँ पे पूरी तरीके से नाटक कर रही है और उसको बेवकूफ बना रही है। आखिरकार मिसलिंग यहाँ पे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और मून को बहुत सारी गालियां देने लगती है, और मून को यह बात बोलती है कि मुझे तुम्हें कभी मेरा दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। आज से ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ना ही तुम मेरी दोस्त हो। और ये बोल के मिसलिंग यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे अपने बेटी को रोता हुआ देखते हुए मिसलिंग की माँ यहाँ पे बहुत सारे पैसे लेकर आती है और हवा में उड़ाते हुए बोलती है, लो ये सारे पैसे ले लो, मगर चैनली को मेरे बेटी को सौंप दो। मून यहाँ पे इतनी ज्यादा बेइज्जती और सहन नहीं कर पाती और यहाँ पे मून बेहोश होने लगती है। मगर यहाँ पे तुरंत ही मिंगली और चैनली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। चैनली यहाँ पे मून को देखने के लिए मून को हाथ लगाता है, मगर मून उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, आखिरकार तुम हो कौन? इतने बड़े बड़े लोग तुमको कैसे पहचानते हैं? और मिस ली तुम जैसे गैंगस्टर के साथ शादी करने के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों है? तो यहाँ पे चैनली आखिरकार सच बताते हुए ये बात बोलता है कि वो कोई गैंगस्टर या फिर माफिया का लीडर नहीं, बल्कि इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन का बेटा है। वो चैन ग्रुप का इकलौता सीईओ और प्रिंस है। ये बात उसने मून को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर ये बात मून को पता चल जाती तो मून कभी भी उसके साथ शादी नहीं करती, क्योंकि मून हमेशा सोचती कि चैनली उसके लायक कभी भी नहीं है। इसी वजह से चैनली ने कभी उसकी असलियत मून को नहीं बताई। मून यहाँ पे बोलती है, चैनली तुम मुझे एक बार तो ये बात बताने की कोशिश कर ही सकते थे, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करती, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मिस्टर चैनली मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। और मून यहाँ पे ये चीज बोल के यहाँ से चले जाने लगती है। यहाँ से मून गाड़ी में बैठकर जाने लगती है, मगर चैनली मून को रोकने की कोशिश यहाँ पे करता है, मगर यहाँ पे मून चैनली की कोई भी बात ना सुनकर यहाँ से चले जाती है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आकर चैनली को यहाँ पे ठोक देती है और चैनली का यहाँ पे एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है मून के पास, जो चैनली के घर में आती है अपने सामान लेने के लिए, मगर घर में आते ही मून देखती है कि चैनली ने उसके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज रखा था, और ये चीज देख के मून यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मगर फिर भी यहाँ पे मून अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने सामान को पैक करने लगती है और इस घर से जाने लगती है। टाइगर यहाँ पे मून को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे उल्टा मून टाइगर को ही पूछ लेती है, टाइगर तुम बार बार जो मुझे सिस्टर इन लॉ बोलते रहते हो और तुम तो मुझे अपनी सिस्टर मानते हो, तुम तो मुझे एक बार तो सच बता सकते थे ना, मगर तब भी तुमने एक बार भी मुझे सच बताने की कोशिश तक नहीं की। ये चीज यहाँ पे हो ही रही थी, तभी यहाँ पे टाइगर को एक फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल में टाइगर को ये बात बताया जाता है कि चैनली का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और टाइगर ये चीज मून को भी बताती है, और मून ये चीज सुन के खुद को रोक नहीं पाते और हॉस्पिटल की तरफ वो दौड़ती है। हॉस्पिटल पहुंच के मून देखती है कि चैनली बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और मिंगली उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ है। मून को देख मिंगली बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, भैया को ज्यादा चोट नहीं लगी है, जिससे मून को यहाँ पे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। मगर यहाँ पे तभी मिंगली मून को कोने में ले जाकर बताता है कि मेरे भैया ऐसे कभी भी नहीं थे, माँ के गुजरने के बाद भैया किसी से भी प्यार करते हुए मुझे आज तक नहीं दिखे। भैया को हमेशा से ही ऐसा लगता है कि पापा की वजह से हमारी माँ गुजर गई थी, इसी वजह से भैया पिछले 3 सालों से हमारे घर एक भी बार नहीं आए हैं। भाभी ये बात मैं सच में कह रहा हूँ, अगर भैया आपके साथ शादी करे हैं और भैया अगर आपको सचमुच में यकीन करता है, इसका मतलब भैया इस दुनिया में आपसे ज्यादा यकीन और आपसे ज्यादा प्यार किसी से भी नहीं करते हैं, ना ही मेरे से, ना ही दादाजी से, ना ही हमारे पापा से। वो अगर इस दुनिया में किसी इकलौते पर्सन से प्यार करता है ना, तो वो आप ही
है। जो चीज सुन के यहाँ पे मून ने मिंगली को शुक्रिया कहा और कुछ देर बाद यहाँ पे चैनली को होश भी आ गया। यहाँ पे डॉक्टर आके बोले ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये चीज सुन के यहाँ पे मून खुश हो ही रही थी, मगर तभी मून को यहाँ पे अचानक से चक्कर आ गया और मून यहाँ पे बेहोश हो गई। यहाँ पे डॉक्टर ने मून का चेकअप करा। चेकअप करने के बाद मून को कहा कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। जो चीज सुन के दोनों भाई बॉयजा खुश हो गए, मगर ये चीज दरवाजे के पीछे से मिसलिंग सुन लेती है और रोते हुए अपने माँ के सामने से चली जाती है। यहाँ पे ये चीज देखते हुए मिसलिंग की माँ यहाँ पे बॉयजा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे वो फोन करके किसी को कुछ गुस्से में बोल रही होती है। यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि चैनली और मून का यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त झगड़ा चल रहा होता है, जहाँ पे चैंगली ये बात बोल रहा होता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ, तुम मुझसे कैसे डिवोर्स ले सकती हो यहाँ पे, और तुम मुझसे मेरे बच्चे को कैसे ही अलग कर सकती हो। देखो मून, मैं चैनकुट का प्रिंस होने से पहले तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इतना बड़ा सच तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था। मगर यहाँ पे तो मून ये सारी चीजें सुनने के बावजूद भी यहाँ से मून चली जा रही होती है। और यहाँ पे सीन चेंज होके हम जाते हैं मिसलिंग के कॉफी शॉप, जहाँ पे मून मिसलिंग के पास जाके मिसलिंग को समझा रही होती है कि वो दोनों जिस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं वो एक ही आदमी है, वो है चैनली। उसने मिसलिंग को कभी भी झूठ नहीं बोला था। यहाँ पे सिर्फ दोनों के बीच बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मगर यहाँ पे मिसलिंग मून की इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। फिर यहाँ पे मून देखते हैं कि किसी भी कारण की वजह से मिसलिंग यहाँ पे उसकी बात नहीं मानने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे मून मिसलिंग को बोलती है कि पता है आज मुझे इतने बड़े बड़े शौक मिले हैं, जिसकी वजह से आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं क्या कर रही हूँ। जो जो चीजें आज तक मैंने कभी भी नहीं सोची थी, चैनली ने वो चीजें मेरे साथ कर ली है, जिस चीज की वजह से मुझे ऐसा समझ में आ चुका है कि मैं चैनली के साथ और नहीं रह सकती हूँ, जिसकी वजह से आखिरकार मैंने ये बात सोच लिया है कि मैं उसे डिवोर्स ले लूंगी। और यहाँ पे मून ये बात बोल के यहाँ से चली जाती है। जो चीज यहाँ पे देखते हुए मिसलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा चौंक जाती है और आखिरकार यहाँ पे मिसलिंग का दिल भी पिघल जाता है और यहाँ पे मिसलिंग मून को देखने के लिए दौड़ पड़ती है। मगर मून जैसे ही घर जाते टाइम कार में बैठती है, मिसलिंग दूर से उसे हाथ दिखाते हुए उसे रोकने लगती है, मगर तभी कुछ किडनैपर आके यहाँ पे मून को किडनैप कर लेते हैं। ये चीज देखते हुए तुरंत ही मिसलिंग अपने गाड़ी से किडनैपर्स के गाड़ी का पीछा कर रही होती है और मिसलिंग तुरंत ही चैनली को फोन लगा के बोलती है कि मून का किडनैप हो चुका है। यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मून को और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस किडनैपर का मास्टरमाइंड और कोई नहीं मिसलिंग की माँ है। यहाँ पे मिसलिंग की माँ दोनों किडनैपर्स को बोलती है कि मून को जान से मार दे और यहाँ पे दोनों किडनैपर्स को पैसा देके मिसलिंग की माँ यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जैसे ही दोनों गुंडे मून को मारने वाले होते हैं, तभी मिसलिंग यहाँ पे पहुंचते ही मून को बचाने की कोशिश करती है और मिसलिंग के दोनों बॉडीगार्ड्स दोनों किडनैपर्स को मार रहे होते हैं। यहाँ पे वो दोनों गोडाउन से बाहर निकल के रास्ते पे भाग ही रहे होते हैं, मगर तभी एक लोहे का रॉड आके मिसलिंग के सिर के ऊपर लगता है। जो चीज लगने के कारण तुरंत ही मिसलिंग यहाँ पे बेहोश हो जाती है और यहाँ पे सचमुच में मिसलिंग के सर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। तभी यहाँ पे वो गुंडा मून को मारने की कोशिश करने लगता है, मगर यहाँ पे तभी चैनली पहुंच जाता है और यहाँ पे चैनली उस गुंडे को मार के मिसलिंग को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि मिसलिंग की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उनके सिर के ऊपर जो चोट लगी है ना, वो बहुत ही ज्यादा गहरा है और उनके सिर से बहुत ज्यादा खून भी निकल चुका है। उन्हें अभी के अभी सीरियस ऑपरेशन की जरूरत है, मगर ज्यादा खून निकलने के कारण उनको खून भी चाहिए, मगर वो खून ओ नेगेटिव है और इस हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है और अभी का भी ओ नेगेटिव ब्लड अगर नहीं मिला ना तो मिसलिंग की जान भी जा सकती है। मून ये चीज सुन के तुरंत ही बोलती है कि मेरा खून भी ओ नेगेटिव है, मेरा खून आप ले लीजिए। मगर यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम खून नहीं दे सकती हो, अगर तुमने खून दिया ना तो तुम्हारे बच्चे को खराब असर पड़ सकता है। जो चीज चैनली सुनकर घबराते हुए बोलता है, मून तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कहीं ना कहीं से ओ नेगेटिव ब्लड ढूंढ लेंगे। मगर मून यहाँ पे बोलती है कि जिस लड़की ने खुद की जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान की परवाह की, अगर मैं उसकी ही जान ना बचा सकूं तो ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब मैं इस बच्चे की आंखों से आंखें कैसे ही मिला सकती हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरा खून ले लीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद डॉक्टर और चैनली कुछ ना बोलते हुए मून का खून लेके मिसलिंग का ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है 2 हफ्ते बाद, जहाँ पे मून के कमरे में मिसलिंग आती है और उसको शुक्रिया बोलते हुए उससे माफी मांग रही होती है कि उसे मून के साथ इतना खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे तभी मिसलिंग की माँ भी आ जाती है और वो घुटने में बैठ के मुंह से माफी मांगने लगती है कि जिस लड़की को उसने मारने की कोशिश करी उसी लड़की ने उसके लड़की को बचाया। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है 1 महीने बाद, जहाँ पे मून हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे सब लोग आए थे और यहाँ पे चैनली सबके सामने ही मून को प्रपोज करते हुए बोलता है, मून क्या तुम मेरे से
शादी करोगी। और मून भी शायद यहाँ पे चार्ली को माफ कर चुकी थी, जिसकी वजह से मून ने भी यहाँ पे चार्ली का ये ऑफर स्वीकार कर लिया। और यहाँ पे हम लोग आखिरी सीन में देखते हैं कि इन दोनों ने आखिरकार किस कर लिया और सब लोग यहाँ पे इन दोनों को चेयर करते हुए बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लव स्टोरी पसंद आई है ना, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए।